नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य की इस कड़ी में। आज हम देखेंगे हिंदी गद्य का विकास देखेंगे और हिंदी का जो गद्य का प्रथम उत्थान है और द्वितीय उत्थान है, यानी कि भारतेंदु युग और द्विवेदी युग, यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अब तक नहीं किया है तो। अद्योतन सूरी ने 778 ईस्वी में कुवलय माला नामक एक गद्य कृति की रचना की। 10वीं 11वीं शताब्दी के आसपास रोडा कवि ने राउलवेल नामक एक ग्रंथ की रचना की। राउलवेल गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य किसे कहते हैं? जिसमें गद्य पद्य दोनों हो, मिश्रित हो, प्राचीनतम हिंदी कृति है। राउलवेल एक शिलांकित कृति है। हिंदी साहित्य में नक्शिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ राउलवेल से माना जाता है। राउलवेल में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिनमें राजस्थानी प्रधान है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण हिंदी का प्रथम गद्य का ग्रंथ है और उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना किसने की? महाराज गोविंद चंद के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी के आसपास किया। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक क्या है? व्याकरण ग्रंथ है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर मोती चंद ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण को एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना है। वर्ण रत्नाकर मैथिली कवि ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है। वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली रचना है। वर्ण रत्नाकर का ढांचा विश्वकोशात्मक है। वस्तुतः साहित्यकार हिंदी गद्य का क्रमबद्ध इतिहास वस्तुतः साहित्यकार हिंदी गद्य का क्रमबद्ध इतिहास 19वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। आधुनिक काल या फिर 19वीं सदी के पूर्व हिंदी गद्य के 3 रूप प्रचलित थे: राजस्थानी गद्य, ब्रजभाषा गद्य और खड़ी बोली गद्य। हिंदी गद्य के तीनों रूपों में राजस्थानी गद्य प्राचीनतम है। राजस्थानी गद्य का सूत्रपात 10वीं शताब्दी में हुआ। राजस्थानी गद्य की प्रमुख रचनाएं और लेखक ऐसे हैं। धनपाल कथा 14वीं सदी की है। तत्व विचार 14वीं सदी की है। पृथ्वीचंद चरित या फिर वाघ विलास 1421 की है, यानी कि 15वीं सदी की। लेखक माणिक्य चंद सूरी। पंचाख्यान 1847 ईस्वी की है और इसके जो आपके लेखक हैं फतह राम बैरागी हैं। महत्वपूर्ण बिंदु का है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ब्रजभाषा गद्य का सूत्रपात संवत 1400, मतलब कि उसमें से 57 साल घटा दो तो 1343 में किया। आचार्य शुक्ल के अनुसार ब्रजभाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग गोरखपंथी योगियों ने संवत 1400 के आसपास किया। 1400 के आसपास किया, यानी कि 1343 ईस्वी के आसपास। डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र ने पृथ्वीराज रासो में वचनिका शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध गद्य को ब्रजभाषा गद्य का प्राचीनतम रूप माना है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ की ब्रजभाषा गद्य की रचना श्रृंगार रस मंडन है। विट्ठलनाथ की अन्य रचना यमुनाष्टक, नवरत्न सटीक है। 84 वैष्णवों की वार्ता तथा 252 वैष्णवों की वार्ता नामक ग्रंथ के रचनाकार विट्ठलनाथ के पुत्र गोसाई गोकुलनाथ जी माने जाते हैं। इसमें वैष्णव भक्तों और आचार्यों की महिमा प्रकट करने वाली कथाएं लिखी गई हैं। इसका रचना काल विक्रम की 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध माना जाता है। नाभादास ने संवत 1660 के आसपास अष्टयाम नामक पुस्तक ब्रजभाषा में लिखी। इसमें भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन है। ओरछा नरेश महाराज जसवंत सिंह के आश्रित वैकुंठ मणि शुक्ल ने संवत 1680 के आसपास ब्रजभाषा गद्य में अगहन महात्म्य तथा वैशाख महात्म्य नामक पुस्तक लिखी। सुरती मिश्र ने संवत 1767 में बैताल पचीसी नामक पुस्तक की रचना की और बैताल पचीसी की रचना संस्कृत कवि शिवदास की रचना से कथा लेकर की गई है। बैताल पचीसी का खड़ी बोली हिंदुस्तानी में अनुवाद मजहर अली के साथ मिलकर लल्लू लाल ने बैताल पचीसी की रचना की 1801 में। संवत 1852 यानी कि सन 1795 में लाला हीरालाल ने आईने अकबरी की भाषा वचनिका नामक एक बड़ी पुस्तक की रचना की। आईने अकबरी की भाषा वचनिका। दनकौर के निवासी प्रियदास ने 1779 में सेवक चरित्र गद्य ग्रंथ लिखा।
ये राधा वल्लभी संप्रदाय से संबंधित थे। लल्लू लाल ने राजनीति 1802, माधव विलास 1817 नामक ब्रजभाषा गद्य पद्य मिश्रित ग्रंथ की रचना की, यानी कि चंपू काव्य में। माधव विलास 19वीं शताब्दी के सामाजिक जीवन के स्वरूप चित्रण की दृष्टि से महत्वपूर्ण रचना है। माणिकलाल ओझा ने 1828 में सोम वंशन की वंशावली नामक ब्रजभाषा गद्य में रचना की। खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक रूप दक्षिण साहित्य में मिलता है। दक्षिण के साहित्यकारों ने अपनी भाषा को हिंदी, हिंदवी, दक्षिणी, देहलवी, जबान हिंदुस्तान आदि कई नामों से पुकारा है। दक्षिणी हिंदी के संबंध में प्रोफेसर एहतिसाम हुसैन ने लिखा है, इस भाषा में पंजाबी, हरियाणी और खड़ी बोली का मेल था। यह ब्रजभाषा के प्रभाव से भी बची नहीं थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि इसमें फारसी अरबी के अनेक शब्द भी सम्मिलित हो गए। इतिहास से पता चलता है कि आरंभ में उन्होंने उसी भाषा में काम चलाया, यहाँ तक कि वह उन्नति करके साहित्य की भाषा बन गई। साहित्यकारों ने उसको कभी हिंदी, कभी जबाने हिंदुस्तान कहा और कभी दक्कनी कहकर पुकारा। दक्षिणी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज हैं, जिनका जन्म 1318 में माना जाता है। ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज की प्रसिद्ध रचना मेराजुल आस्किन है। पूछा जाएगा मेराजुल आस्किन किसकी रचना है, तो ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज का। यह दक्षिणी गद्य की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। इनकी अन्य कृतियां हैं शिकारनामा, तिलावतुल वजूद, हिदायतनामा, रिसाला सहवारा या फिर बारहमासा। मेराजुल आस्किन में सूफी धर्म का उपदेश दिया गया है। कुतुब मुश्तरी मुल्ला बजही की प्रमुख रचना है। मुल्ला बजही ने मुल्ला बजही ने सन 1635 में सबरस नामक ग्रंथ की रचना की। सबरस को उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना माना जाता है। सबरस में तसव्वुफ के सिद्धांतों को प्रतीकात्मक शैली में व्यक्त किया गया है। दक्षिणी हिंदी में कुलियात कुली कुतुब शाह नामक एक बृहद काव्य की रचना मोहम्मद अली कुतुब शाह ने की। हुसैन अली खान ने 1838 में चार दरवेश का फारसी से दक्षिणी में अनुवाद किया। कौन? हुसैन अली खान ने चार दरवेश का अनुवाद हुसैन अली खान ने अपने पुत्रों के लिए किया था, अपने बेटवा के लिए। आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के समय में गंग कवि द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। गुरुमुखी लिपि में खड़ी बोली गद्य की रचा सोढ़ी मिहिर वानु, हरिजी दयाल अनेमी आदि लेखकों ने की है। खड़ी बोली गद्य की रचना सोढ़ी मिहिर वानु, जन्म इनका हुआ 1581 में। ने सचुसंड पोथी लिखकर गुरुवाणी की व्याख्या प्रस्तुत की है। सोढ़ी मिहिर वानु के पुत्र हरि जी ने 3 पुस्तकों की रचना की। सुषमनी, सहंसर नाम यानी कि परमारथ, गोसट गुरु मिहिर वानु तथा पोथी हरि जी। अगले जो दयालु अनेमी है, इनका जन्म 1675 में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अवगत उल्लास 1675, अष्टावक्र भाषा 1679, गीता भाषा 1721। जॉर्ज गिरसन, R.W. फ्रेजर, नलिनी मोहन सान्याल प्रभृति विद्वान आधुनिक साहित्यिक खड़ी बोली का आविष्कार सर्वप्रथम गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में लल्लूलाल तथा सदल मिश्र द्वारा बताते हैं। 1800 में मथुरा प्रसाद शुक्ल ने पंचांग दर्शन नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। संवत 1818 यानी सन 1761 में पंडित दौलत राम ने हरिसेणाचार्य कृत जैन पद्म पुराण का भाषानुवाद किया। आचार्य शुक्ल ने विक्रम संवत 1798 मतलब 1741 सन में रचित भाषा योवासिष्ठ को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक और राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक स्वीकार किया है। भाषा योग वशिष्ठ भाषा देखिए यहाँ पे हमने भाषा योगा वशिष्ठ होगा, योग वासिष्ठ, ठीक है, कि भाषा मूलतः पंजाबी ब्रजभाषा मिश्रित खड़ी बोली है।
मुंशी सदासुख लाल ने खड़ी बोली में सुख सागर की रचना विष्णु पुराण के आधार पर किया है। खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले 4 महानुभाव हुए हैं, मुंशी सदासुख लाल नियाज, सैयद ईसा अल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र। हाई वाला लाइन पूछा गया है, सॉरी खांसी के लिए। मुंशी सदासुख लाल नियाज पूरा नाम इनका है और ईसा अल्लाह खां, इन दोनों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था। नहीं पे ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप मार के आ जाएंगे कि था, तो इनका नहीं है। जब किसका है यह पूछा गया है। लल्लू लाल और सदल मिश्र, लल्लू लाल और सदल मिश्र, यहाँ पे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। ल से लल्लू लाल, स से सदल मिश्र, इनका संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से है और ये फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक थे। मुंशी सदासुख लाल ने लिखा है रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया है। यदि आ जाएगा रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया, किसका कथन है, तो मुंशी सदासुख लाल, ऐसा लाल जो सदा सुख रहता था। आगे है मुंशी सदासुख लाल नियाज की प्रमुख रचना सुख सागर और मुंतख बुत्तवारिक है। ईसा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी की रचना सन 1798 के मध्य में की। रानी केतकी की कहानी को उदय भानचरित नाम से भी जाना जाता है। रानी केतकी की कहानी से सर्वप्रथम खड़ी बोली गद्य साहित्य में लौकिक श्रृंगार में प्रेमाख्यानक परंपरा का सूत्रपात हुआ। ईसा अल्लाह खां ने अपनी भाषा नीति की घोषणा निम्न शब्दों में की। यह वह कहानी है कि जिसमें हिंदी छूट और न किसी बोली का मेल है न पूट। यह किसका है, ईसा अल्लाह खां का। शैली की दृष्टि से रानी केतकी की कहानी हास्य प्रधान है और ईसा अल्लाह खां की भाषा सबसे चटकीली मटकीली अलंकृत किस्सा गोई शैली मुहावरेदार और चलती है। चलती का नाम गाड़ी। रानी केतकी की कहानी हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा है। ईसा अल्लाह खां ने अपनी भाषा को 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त करने की प्रतिज्ञा की है। बाहर की बोली अर्थात की विदेशी अर्थात अरबी फारसी तुर्की, और दूसरा गवारी अर्थात ब्रज भाषा और अवधी को गवारी मानते थे इत्यादि भाषाओं को, और भाखापन अर्थात संस्कृत के शब्दों का मेल। लल्लू लाल ने 11 पुस्तकों की रचना की। सिंहासन बत्ती से 1801, बैताल 25 से 1801, शकुंतला नाटक 1810, माधोनल 1801, राजनीति 1802, प्रेम सागर 1810, लताया फी हिंदी 1810, ब्रजभाषा व्याकरण 1811, सभा विलास 1815, माधव विलास 1817, लाल चंद्र का 1818। लल्लू लाल का ब्रजभाषा व्याकरण इनकी मौलिक रचना है। लल्लू लाल कृत राजनीति, माधव विलास तथा लाल चंद्रिका ब्रजभाषा गद्य में है तथा शेष रचनाएं खड़ी बोली गद्य में है। याद रखिए, यदि आ जाएगा कि लल्लू लाल की कौन सी रचना ब्रजभाषा में है। वैसे तो हम इनको खड़ी बोली गद्य में जानते हैं, लेकिन शुरुआती में इन्होंने ब्रजभाषा गद्य में भी लिखा था। तो राजनीति, माधव विलास और लाल चंद्रिका। लल्लू लाल ने 1802 में राजनीति नाम से हितोपदेश की कहानियाँ का ब्रजभाषा गद्य में अनुवाद किया है। लल्लू लाल की वे रचनाएं जो अन्य लेखक की रचना का आधार लेकर लिखी गई हैं निम्नलिखित है। प्रेम सागर या फिर नागरी दशम, यह क्या है, चतुर्बुध मिश्र के भागवत पुराण के 10वें स्कंद के ब्रजभाषा अनुवाद का खड़ी बोली में अनुवाद है। लाल चंद्र का टीका बिहारी ससाई की टीका है। सिंहासन बत्तीसी काजी मलिक की सहायता से सुंदरदास के ब्रजभाषा अनुवाद का हिंदुस्तानी रूपांतर है। बैताल 25 शिवदास रचित संस्कृत रचना के सुरती मिश्र के ब्रजभाषा अनुवाद का मजहर अली के साथ लिखित खड़ी बोली में रूपांतर है। लताया पे हिंदी खड़ी बोली ब्रजभाषा और हिंदुस्तानी की 100 लघु कथाओं का संग्रह है। माधव विलास ब्रजभाषा में लिखा गया चंपू है। भाषा कायदा ब्रजभाषा व्याकरण है। लल्लू लाल उर्दू को यामिनी भाषा कहते थे। इन्होंने प्रेम सागर की रचना करते समय यामिनी भाषा को छोड़ने की बात कही थी। आचार्य शुक्ल ने लिखा है लल्लू लाल की भाषा कृष्णोपासक व्यासों किसी ब्रज रंजित खड़ी बोली है। आचार्य शुक्ल ने अस्पष्टता कहा है। सारांश यह है कि लल्लू लाल का काव्य भाषा गद्य भक्तों की कथा वार्ता के काम का ही अधिकतर है, न नित्य व्यवहार के अनुकूल है, न संबंध विचारधारा के योग्य है। लल्लू लाल ने आगरा में एक प्रेस खोला जिसका नाम संस्कृत प्रेस था।
लल्लू लाल ने लताइफ हिंदी को बुझवा नहीं रेखता कहा है। सदल मिश्र बिहार के आरा जिले के निवासी थे। बिहार के बहुत से लेखक थे। सदल मिश्र की प्रमुख रचना है चंद्रावली या फिर नासिकेत उपाख्यान। ये हम जानते हैं, मतलब हम लोग नासिकेत उपाख्यान बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। रामचरित 1806 का है और यह चंद्रावली या फिर नासिकेत उपाख्यान 1803 का। रामचरित 1806 का। हिंदी पर्शियन वाकेबुलरी 1809 का इन्हीं की रचना है, याद रखिए। सदल मिश्र ने चंद्रावली या फिर नासिकेत उपाख्यान की रचना यजुर्वेद के आधार पे कठोपनिषद में वर्णित नचिकेता की कथा को आधार बनाकर खड़ी बोली गद्य में किया है। पूछा जा सकता है कि सदल मिश्र का जो कौन सी रचना यजुर्वेद को के आधार पर लिखी गई, तो नासिकेत उपाख्यान। सदल मिश्र की भाषा पूर्वीपन लिए हुए व्यवहारिक खड़ी बोली है। महत्व की दृष्टि से डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक आचार्यों को निम्न क्रम में रखा है। यह भी पूछा गया है, मतलब कि पूछा जा सकता है और शुक्ल के अनुसार या इनके अनुसार यह पूछा गया है। ईसा अल्लाह खां निवास पहले दिल्ली में, बाद में लखनऊ में था, तो यही क्रम याद रखिएगा। प्रारंभिक आचार्यों को निम्न प्रकार में रखा है। सदल मिश्र, पहले नाम लिख लीजिए, ईसा अल्लाह खां, सदल मिश्र, लल्लू लाल और फिर सदा सुख लाल। लास्ट में तो आपका लाल है, लल्लू लाल है, एक सदा सुख लाल है, दोनों लाल लाल हैं। पहले लल्लू आएंगे फिर सदा सुख, लल्लू रहेंगे तभी तो सदा सुख रहेंगे। और ईसा अल्लाह खां सबसे पहले है। ईसा अल्लाह खां, सदल मिश्र, लल्लू लाल और सदा सुख लाल। ईसा अल्लाह खां का पहले दिल्ली में, बाद में लखनऊ में। सदल मिश्र निवास बिहार में, जिला आरा, स्थान शाहाबाद घोड़िया। लल्लू लाल निवास आगरा में है और सदा सुख लाल दिल्ली। महत्व की दृष्टि से शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक 4 आचार्यों को निम्न प्रकार से रखा है। तो वह श्याम सुंदर दास के अनुसार था और यह आपका शुक्ल के अनुसार है। दोनों विद्वानों के अनुसार पूछा जा सकता है कि प्रारंभिक आचार्यों को किस क्रम में रखा है। ईसा अल्लाह खां को यहाँ पे दूसरे नंबर पर रख दिए हैं, सदा सुखलाल को पहले नंबर पे रख दिए हैं। ईसा अल्लाह खां है, फिर लल्लू लाल है, फिर सदल मिश्र है। इन्होंने पूरा पलट के रख दिया है इधर उधर। महत्व की दृष्टि से डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी गद्य के 4 आचार्यों को निम्न क्रम में रखा है। सदा सुखलाल को इन्होंने पहले नंबर पर रखा है, सदल मिश्र दूसरे, ईसा अल्लाह खां तीसरे और लल्लू लाल को चौथे पे रखा है। यानी कि श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर बच्चन सिंह तीनों ने अपने अनुसार अलग अलग रखा है। तीनों की मिलती जुलती नहीं है, अलग अलग है। खड़ी बोली गद्य के 4 महानुभावों के भाषिक विशेषता निम्नलिखित है। मुंशी सदा सुखलाल, इनकी संस्कृत मिश्रित हिंदी या फिर शिष्ट बोलचाल की भाषा। ईसा अल्लाह खां, चटकीली मटकीली मुहावरेदार और चलती भाषा। लल्लू लाल, कृष्णोपासक, व्यासों की ब्रज रंजित खड़ी बोली। सदल मिश्र, पूर्वी पर लिए हुए व्यवहारिक खड़ी बोली है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में मर्किवस बेलेजिली ने किया था। गिलक्राइस्ट का पूरा नाम क्या है? डॉक्टर जॉन बॉर्थविक गिलक्राइस्ट। गिलक्राइस्ट ने कुल 19 ग्रंथों की रचना की है। इनकी प्रमुख कृति क्या है? ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी। गिलक्राइस्ट ने अपनी पुस्तक एक ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज में हिंदी, उर्दू, रेख्ता और हिंदुस्तानी को समानार्थी माना है। गिलक्राइस्ट खड़ी बोली की 3 शैलियाँ मानते हैं, दरबारी या फिर फारसी शैली, हिंदुस्तानी शैली और हिंदवी शैली। हिंदुस्तानी शैली गिलक्राइस्ट को सर्वाधिक प्रिय थी। पूछा जाएगा कि गिलक्राइस्ट को कौन सी जो शैली है प्रिय थी, तो वह हिंदुस्तानी है। इसे वे द ग्रैंड पॉपुलर स्पीच ऑफ हिंदुस्तान कहते थे। कलकत्ता स्कूल ऑफ सोसाइटी की स्थापना 1817 में किया गया। आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना 1833 में हुआ। विलियम कैरे ने बाइबिल का हिंदी अनुवाद सन 1809 में किया है। तो किसने किया? विलियम कैरे ने। कब? 1809 में नए धर्म नियम शीर्षक से किया है। सन 1809 में हेनरी मार्टिन ने बाइबिल का हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में अनुवाद किया। अन्य महत्वपूर्ण रचनाकार और रचनाएं इस प्रकार से हैं। जेटी ओम्सन, इनकी रचना दाऊद के गीत 1836 का। जॉन म्यूर,
ईश्वरोक्त शास्त्र धारा 1846 का, और संतमंत निरूपण 1848 का। J.A. शर्मन का द प्रॉपर नेम्स इन द ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट रेंडर इनटू उर्दू एंड हिंदी 1850 का है। फूलों का सर 1850 का। पाल का चरित्र 1852 का। वेदांत विचार 1853 का। मार्समैन का है प्राचीन इतिहास का अनुवाद 1839 का। पंडित रतनलाल का है कथा सार 1839 का। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1874 में सत्यार्थ प्रकाश की रचना खड़ी बोली में की है। यह तो हम जानते हैं कि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा है, लेकिन कब लिखा है यह नहीं ज़्यादा लोगों को पता होगा, तो 1874 में। पंडित मदन मोहन मालवीय के अथक प्रयत्न से 1900 में कचहरियों में नागरी की प्रतिष्ठा हुई। किसके? मदन मोहन मालवीय के अथक प्रयासों से। कब? 1900 में। दयानंद के अनुयायी हिंदी को आर्य भाषा कहते थे। हिंदी भाषा की प्रथम पत्रिका उदंड मार्तंड का प्रकाशन 30 मई 1826 को कानपुर निवासी पंडित जुगल किशोर के संपादकत्व में हुआ। उदंड मार्तंड साप्ताहिक पत्रिका थी जो कलकत्ता से निकलती थी। यह भी पूछा जाता है। उदंड मतलब कि साप्ताहिक है कि दैनिक है कि मतलब मासिक है। उदंड मार्तंड में खड़ी बोली का मध्यदेशी भाषा के नाम से उल्लेख किया गया है। इम्पोर्टेंट कि उदंड मार्तंड में खड़ी बोली का किस भाषा के नाम से उल्लेख है, तो मध्यदेशी भाषा। उदंड मार्तंड के प्रकाशन दिन को आधार मानकर 30 मई को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस 30 मई को उदंत मार्तंड के प्रकाशन दिन को आधार बनाकर। कलकत्ता से 1854 में हिंदी का पहला दैनिक पत्र समाचार सुधा वर्षण श्याम सुंदर दास सेन के संपादकत्व में निकला। प्रारंभिक समय के प्रमुख समाचार पत्र संपादक वर्ष इस प्रकार से है। उदंड मार्तंड है, संपादक जुगल किशोर, सन 1826 में यह साप्ताहिक है और कलकत्ता से प्रकाशित होता था। बंगदूत राजा राम मोहन राय 1829 का साप्ताहिक है, यह भी कलकत्ता से प्रकाशित होता था। प्रजामित्र 1834 का साप्ताहिक, यह भी कलकत्ता से प्रकाशित होता था। बनारस अखबार राजा शिव प्रसाद सिंह 1845 साप्ताहिक काशी से। मार्तंड केवल है मोहम्मद नासिरुद्दीन 1846 साप्ताहिक कलकत्ता से। मालवा अखबार प्रेम नारायण 1849 साप्ताहिक मालवा से। सुधाकर बाबू तारा मोहन मित्र 1850 साप्ताहिक काशी से। बुद्धि प्रकाश मुंशी सदा सुखलाल 1852 साप्ताहिक आगरा से। समाचार सुधा वर्षण श्याम सुंदर सेन 1854 दैनिक कलकत्ता से। प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह 1855 आगरा से। जगतदीप भास्कर मोहम्मद नासिरुद्दीन 1846 कलकत्ता से। लोकमित्र ईसाई मिशनरी 1863 आगरा से। अवध अखबार उर्दू का लखनऊ से। ज्ञानदायिनी पत्रिका नवीन चंद्र राय 1867 मासिक पंजाब से। तत्वबोधिनी पत्रिका 1865 बरेली से। वृत्तांत विलास 1867 मासिक जम्मू से। बंगदूत पत्रिका का प्रकाशन हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी, फारसी तथा बांग्ला भाषा में होता था। बनारस अखबार के विरोध में तारा मोहन मित्र ने सुधाकर पत्रिका का प्रकाशन किया था। यह सेंटेंस में क्वेश्चन आ सकता है कि बनारस अखबार के विरोध में तारा मोहन मित्र ने सुधाकर पत्रिका का प्रकाशन किया था, सही या फिर गलत, या फिर यहीं पे दूसरा नाम दे देगा कि तत्वबोधिनी पत्रिका के बनारस अखबार के विरोध में तत्वबोधिनी पत्रिका का संपादन होता था, तो गलत हो जाएगा। दे देगा कि कौन सा इसमें सही है, व्याख्या करता है या नहीं करता है, ए सही बी गलत। मुंशी सदा सुखलाल की पत्रिका बुद्धि प्रकाश नरुल बाजार का हिंदी रूपांतर थी। पंडित बंशीधर ने आगरा से हिंदी उर्दू का एक पत्र निकाला था जिसके हिंदी कालम का नाम भारत खंडामृत तथा उर्दू कालम का नाम आब हयात था। गारसा द तासी एक फ्रांसीसी विद्वान थे जो पेरिस में हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक थे। तासी ने 1836 में हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास पुस्तक की रचना की। हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किसकी रचना है तो गारसा द तासी की 1836 के। गारसा द तासी उर्दू भाषा के कट्टर समर्थक थे जिसके कारण वे हिंदी को एक भद्दी बोली कहते थे। पंजाब प्रांत के पंडित नवीन चंद्र राय हिंदी भाषा के पक्के समर्थक थे। विद्या की उन्नति के लिए नवीन चंद्र राय ने लाहौर में अंजुमन लाहौर सभा की स्थापना की। नवीन चंद्र ने लाहौर में स्त्री शिक्षा पर
स्त्री शिक्षा का प्रचार प्रसार जोर जोर से किया, जोर शोर से। आचार्य शुक्ल ने पंजाब के श्रद्धाराम फिल्लौरी को अपने समय का सच्चा हिंदी हितैषी और सिद्धार्थ लेखक माना है। श्रद्धाराम फिल्लौरी की प्रमुख रचना है सत्यामृत प्रवाह, आत्मचिकित्सा, तत्वदीपक, धर्मरक्षा, उपदेश संग्रह और सत्योपदेश। श्रद्धाराम फिल्लौरी की प्रसिद्ध आरती ओम जय जगदीश सरे की रचना की इन्होंने। हम लोग करते आए हैं लेकिन जानते नहीं कि इसके लेखक कौन है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद 1823 भारतेंदु के गुरु थे। शिव प्रसाद सिंह या राजा शिव प्रसाद सिंह या हिंद 1856 में शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर नियुक्त हुए। राजा शिव प्रसाद सिंह की महत्वपूर्ण रचना है राजा भोज का सपना, आलसियों का कोड़ा, इतिहास तिमिर नाशक, मानव धर्मसार, वीर सिंह का वृत्तांत, उपनिषद सार, भूगोल, हस्तामलक, वामा मनोरंजन, वर्णमाला, स्वयंबोध, विद्यांकुर, भाषा का इतिहास लेख है, गुटका, हिंदुस्तान के पुराने राजाओं का हाल, सिखों का उदय और अस्त। राजा शिव प्रसाद सिंह के संबंध में शुक्ल ने लिखा है, प्रारंभ काल से ही वे ऐसी हिंदी के पक्षपाती थे जिसमें सर्वसाधारण के बीच प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का स्वच्छंद प्रयोग हो। राजा शिव प्रसाद सिंह कृत गुटका एक संग्रह पुस्तिका है, स्कूल विद्यार्थियों के लिए लिखी गई है। राजा लक्ष्मण सिंह 1826 में जन्मे, संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे, मतलब तत्सम वाले शब्दों का संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे। राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास के 3 ग्रंथों का अनुवाद किया, जैसे शकुंतला का 1862 में, रघुवंश का 1878 में और मेघदूत का 1882 में। बहुत समय लिए, बहुत समय दिया साहित्य को। राजा लक्ष्मण सिंह ने रघुवंश के गद्य अनुवाद के प्राकथन में लिखा है, राजा लक्ष्मण सिंह ने रघुवंश के गद्य अनुवाद के प्राकथन में लिखा है, हमारे मत में हिंदी और उर्दू 2 बोलियां न्यारी है। हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं, उर्दू यहाँ के मुसलमान और पारसी पढ़े हुए हिंदुओं को की बोलचाल है। पारसी पढ़े हुए भारत में हुए सांस्कृतिक जागरण, धार्मिक तथा सामाजिक सुधार देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में देवेंद्र नाथ ठाकुर। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में केशव चंद्र सेन के सहयोग से रानाडे, आत्माराम और देवेंद्र नाथ। वेद समाज की स्थापना भी 1867 में केशव चंद्र सेन ने की। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले ने किया, सावित्रीबाई फूले की आदमी। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई, दयानंद सरस्वती ने किया। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1882 में हुआ और ब्लाटवस्की एवं कर्नल अलकाट ने इसका रचना किया। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुई, स्वामी विवेकानंद ने किया। तो इस प्रकार से यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रम से लगाइए। ब्रह्म सभा, तत्वबोधिनी सभा, प्रार्थना सभा, कोई भी 4 दे देगा या 5 दे देगा, उसको क्रम से लगाने के लिए बोलेगा या फिर मिलाने के लिए दे सकता है, या फिर सीधा पूछ देगा इसकी स्थापना कब हुई या इसके संस्थापक कौन है। तो ज़रूर याद रखिए, ब्रह्म समाज याद रखिए, तत्वबोधिनी सभा, सत्य शोधक समाज, आर्य समाज और थियोसोफिकल सोसाइटी, सब इम्पोर्टेंट दिया है, इक्का दुक्का छोड़ के। तो प्यारे साथियों, हिंदी नाटक का विकास हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे, वहाँ पे हम भारतेंदु युग, द्विवेदी युग ये सब देखेंगे, ठीक है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, यह जो इम्पोर्टेंट बताया गया उसको तो मत भूलिएगा, बाकी सब भूल जाएंगे तो भी चलेगा। तो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।